नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और आज का ये स्पेशल एपिसोड सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं अक्सर कतराती है पूछने में और जानने में। लेकिन हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं जहां पर आपको आपके सभी सवालों का जवाब एक साथ मिल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल है, प्रोफेसर है और साथ ही में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट से है। बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। मैम, ये गायनेकोलॉजी है क्या, क्योंकि और क्यों औरतें थोड़ा सा घबराती हैं, अब मतलब एक रीच नहीं बन पाती है? बेसिकली ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी दे आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट। ऑब्स्टेट्रिक्स बेसिकली प्रसूति है, जो कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का सारा महिला का सारा ध्यान रखना और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी को डील करता है और डिलीवरी वाला पार्ट डील करता है। गायनेकोलॉजी इज़ बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी ladies and specifically that are related to the menstrual hygiene and menstrual problems, जो कि मासिक धर्म से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको डील करती हैं। और महिला हिचकिचाती इसलिए है क्योंकि इट्स अ टैबू, जो हमारी अपब्रिंगिंग है या फिर उसके अंदर इसको एक टैबू माना जाता है। तो ये सबसे पहले इसका टैबू हमें रिलीज़ करना होगा कि इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो सभी लड़कियों को होना चाहिए। नहीं होता है तो प्रॉब्लम है, होना अच्छी बात है, तो उसे छुपाना नहीं है बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है। मैम, बाय योर एक्सपीरियंस आपको लगता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है बाय द टाइम? डेफिनेटली काफ़ी कुछ बदलाव है। पहले आपने खुद ने कभी देखा होगा कि पहले इतने ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स के ऐड जो होते थे तो टीवी का चैनल चेंज कर दिया जाता था, लेकिन आजकल कोई भी लड़की मेडिकल स्टोर पे जाने से और सैनिटरी नैपकिन लेने से हिचकिचाती नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द लिटरेसी एंड सोशल मीडिया जो इसमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि अभी आपने सैनिटरी नैपकिन्स का जिक्र किया, तो पहले कपड़ा यूज़ किया जाता था और उसकी वजह से जो बीमारियां थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। पर अब क्योंकि सैनिटरी नैपकिन, अगर मुझे लगता है कि घर बैठे आपको ऑनलाइन भी अगर आप मंगवाओगे तो शायद 5 मिनट 10 मिनट में आपके घर के बाहर आ जाएगी, तो ये भी शायद एक बड़ा कारण आप मानती है कि वुमेन अब सेफ है पहले से? डेफिनेटली आजकल स्कूल्स में भी इसके बारे में, हाइजीन के बारे में बताते हैं, घर पे भी फ्रैंकली बात होती है। जो हमारे रिचुअलिस्टिक टैबूज इसके साथ अटैच थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एज अ नॉर्मल प्रोसेस, जो कि एक हर लड़की को नॉर्मली होता है। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि आम लड़कियों में देखने को मिलती है, उनको पता भी नहीं चलता या फिर उनको कंसल्ट उस वक्त करना चाहिए? वो लक्षण मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, नॉर्मली तो क्या होता है कि सबसे पहले ये जानने के लिए कि क्या एबनॉर्मल है, हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। तो नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 डेज से 35 डेज़ की नॉर्मल होती है। तो अगर किसी को इट्स नॉट नेसेसरी कि 28 डेज़ में ही साइकिल आएगा, किसी को 22 डेज़ में भी आ सकता है, किसी को 35 डेज़ में भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी को पहले 30 डेज़ में आता था और अब वो 22 डेज़ में आने लगा है या अब वो 40 डेज़ में आने लगा है, दैट इज़ एबनॉर्मल, वो थोड़ा सा गलत है। फिर अगर हम बात करें कि इतना कितने दिन तक रहेगा, तो 2 to 5 डेज़ to 6 डेज़ नॉर्मल है। अगर वो 2 दिन से कम हो रहा है या 8 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है। फिर अगर ब्लीडिंग की बात करें तो 30 to 40 ml या फिर डे टू डे लाइफ को अगर वो हैम्पर नहीं कर रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन और थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो रहा है कि आप आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, दैन यू डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, पैसिफिक हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किस तरह से डील किया जाता है अपने पेशेंट्स के साथ? पैसिफिक हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे अंडर वन रूफ स्टेट ऑफ आर्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मिनार यानी कि जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तब से लेकर मीनोपॉज यानी कि जब तक उससे रिलेटेड जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, सिंपल बीमारियां हैं, उन सब के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है अंडर वन रूफ। और सबसे बड़ी बात है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन द फ्लोर अवेलेबल रहते हैं 24/7 पेशेंट की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। इसी के साथ में जो जटिल प्रसव हैं उसके लिए भी हमारे पास में एक पूरी टीम उपलब्ध है जो 24/7 राउंड द क्लॉक 365 डेज़ हमेशा अवेलेबल रहती है। और उसी के साथ में बच्चों का जो गहन चिकित्सा इकाई है वो भी राउंड द क्लॉक काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशिक्षित डॉक्टर्स यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा मैम, पैसिफिक हॉस्पिटल क्या कोई कैंप्स भी लगाता है? क्योंकि अगर मैं अर्बन एरियाज़ की यहाँ पे बात करती हूँ तो वो लोग तो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करेंगे ही करेंगे, उनको ये भी पता है कि एबनॉर्मल क्या है। बट जो रूरल एरियाज़ है वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप और मैं मंगवा सकते हैं बट वो अभी ऑनलाइन नहीं मंगवा सकती हैं, वो शायद अभी भी कतराएंगे। तो कुछ कैंपिंग होती है इस तरह की? पैसिफिक में हम लोग कैंप्स करते हैं
जिसके अंदर एक आउटरीच कैंप होता है विलेज के लिए, जिसमें हम रेगुलरली हमारे यहाँ से इतना सीनियर डॉक्टर्स जाते हैं जो गायने रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, वो पर्सनली पेशेंट को 1-to-1 काउंसलिंग करके उसको डील करते हैं। उसके साथ में बस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसको अगर जो वहाँ पे ओपीडी में ट्रीट हो जाता है ठीक है, अदरवाइज़ उनको बसेस में यहाँ लाने की फैसिलिटी होती है, जिसके अंदर पेशेंट यहाँ आकर और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है और जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे आईपीडी पे होने के बाद में पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और काफ़ी सारी सर्जरीज़ तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं पेशेंट की, यहाँ तक कि हिस्टेरेक्टमी जो बहुत कॉमन सर्जरी है, जो हर गायनेकोलॉजिस्ट और इवन कॉमन हर ही लेडी ने अपनी लाइफ में सुना ही होगा हिस्टेरेक्टमी, दैट इज़ ऑल्सो वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से जो की जाती है उसकी भी सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो कब ज़रूरत होती है, कितना फ्रीक्वेंटली चेकअप के लिए आना होता है, कौन सा कंसल्टेशन लेना होता है? प्रेगनेंसी के लिए एक एंटीनेटल चेकअप होता है, दैट इज़ बेसिकली अ पीरियोडिक एंड रेगुलर चेकअप, जो कि एक फ़ीमेल को फुल 9 मंथ में लेना चाहिए ताकि उसे एक हेल्दी बेबी और एक हेल्दी मदर मिले हमें एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके लिए हमें फ़र्स्ट कब कंसल्ट करना चाहिए, तो फर्स्ट जैसे ही जो आपका फर्स्ट मासिक धर्म था जो मिस हुआ है, उसके बाद 6 वीक्स के ऊपर हमें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस टाइम पे एक डेटिंग स्कैन होता है और आपकी एक बुकिंग विजिट होती है वो, जिसमें आपके सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं। उससे आपका कोई पहले कोई पुरानी बीमारी हो या कोई है ना जो क्रोनिक कोई डिजीज़ चल रही हो वो आपकी पता पड़ जाएगी। साथ में आगे की प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या इलाज लेना है वो भी आपको उसमें गाइड किया जाता है। डेटिंग स्कैन का जो उस टाइम सोनोग्राफी होती है उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो सबसे पहले कि प्रेगनेंसी है ये कंफर्म हो जाता है, प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर है ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि एक तरह की प्रेगनेंसी होती है जो गर्भाशय के बाहर होती है, वो अगर बढ़ जाए और अगर वो रप्चर हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में यानी कि पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट में एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो हम उसको बचा सकते हैं। और दूसरा है कि एक कभी कभी पेशेंट्स होती हैं आजकल कि जिनके पीरियड्स रेगुलर ही नहीं होते, तो उन्हें डेट्स ही याद नहीं होती, या फिर गांव वाली जो पेशेंट्स होती हैं रूरल, उनको भी अपनी डेट्स याद नहीं होते हैं, तो उसमें ये बड़ी फ़ायदेमंद रहती है कि उनकी एग्जैक्ट डिलीवरी की डेट इससे पता पड़ जाती है। फिर अगर आप बात करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली उनको करना चाहिए, तो अगर मैं लेमैन एक जनरल पब्लिक की बात करूँ तो 9 मंथ में फर्स्ट 6 मंथ्स जो होते हैं उसमें आपको हर महीने आना होता है, 7th और 8th मंथ के अंदर हर 15 दिन में आना होता है, और लास्ट का जो 9वां महीना होता है उसमें हर 7 दिन में यानी कि हर हफ्ते आपको विज़िट करना होता है। ये एक आइडियल विज़िट होती है। अच्छा डॉक्टर आकांक्षा, अक्सर देखते हैं कि जब एक वुमन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने आप को थोड़ा सा और ज़रा सावधान हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में आना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करना, है ना, तो क्या ये यहाँ तक सही है या फिर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, और खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस, क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी होती है सबको लगता है मैं बीमार हूँ, हाँ। पर वो ऐसी स्थिति नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। और मैं तो कहूँगी कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए ऐसा है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फिजियोलॉजिकली आवर पेशेंट, है ना, तो दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर आपको रेस्ट नहीं करना है। जो आप डे टू डे एक्टिविटी करते हो वो आपको कंटिन्यू करनी है। कुछ जैसे हल्का फुल्का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेन होना पहले 3 महीने में, भूख कम लगना, प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस होना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ में पेन के साथ में अगर आपको ब्लीडिंग होती है बीच बीच में या फिर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है और नॉर्मल साइन है, आपको उसके अंदर नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है तो फिर उसमें आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी सुना है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, महिलाएं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेती, तो उस दौरान काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि या तो फैमिली सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, बट फैमिली सपोर्ट कई बार वो भी नहीं मिल पाता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो भी क्या एक गायनेकोलॉजिस्ट करती है? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि हमें एज अ पेशेंट से फिजिकली या फिर हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक हेल्दी बेबी चाहिए होता है। तो उसके लिए हम इसीलिए एंटीनेटल चेकअप बना होता है, उसमें फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे पेशेंट को एज अ फॉर अ न्यू लाइफ हम प्राइम करते हैं और उसके अंदर पेशेंट को रेडी करते हैं। उसके अंदर पेशेंट को धीरे धीरे जो रूटीन योगा होता है, जो रूटीन एक्सरसाइजेज होती हैं जो प्रेगनेंसी में करनी चाहिए, उसकी गाइड दी जाती है। साथ में डिलीवरी के बाद में कैसे स्तनपान कराना है, कैसे बच्चे को रखना है, उसकी भी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू कितना प्रेगनेंसी का एज हुआ है उसके हिसाब से उसको गाइडेंस दी जाती है। मैम अवॉइड इस दौरान क्या करना चाहिए? अवॉइड में ऐसा है कि जंक फूड अवॉइड करना है और इतना बाहर का तला गला खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए।
स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जो आजकल सबको रहता है कि वेट कॉन्शियस रहते हैं कि वेट बढ़े ही नहीं, तो वेट ना बढ़ने के लिए हेल्दी डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, लो शुगर इनटेक लें, ये इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक अब मैं इसे मिथ कहूँ, भ्रांति कहूँ या फिर सच कहूँ, मुझे नहीं पता, बट एक डर होता है महिला में, जो महिला एक वर्क लाइफ मेंटेन कर रही है, कि अगर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हम लोग हमारी प्रॉपर वापस बॉडी शेप में वापस नहीं आ पाएंगे। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी, अब सब ये सोचते हैं कि मैं वापस वैसी हो जाऊंगी, तो उसके लिए टाइम लगता है। जैसे बॉडी ने 9 मंथ लिए हैं आपको प्रेगनेंसी में डेवलप होने के लिए, तो अगेन आपको अगेन उसका डबल टाइम 1 to 2 years लगेंगे, बट यू विल बिकम इन द नॉर्मल शेप। उसके लिए ये है कि संतुलित आहार, अच्छी डाइट लें, साथ में अच्छा हाइड्रेशन रखें और प्रॉपर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके साथ में हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ में आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। मैम आजकल मैम जनरेशन इतनी चेंज हो गई है कि उनके लिए अनवांटेड पिल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है कि बहुत वायरल हो रहा था। तो इसके मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को, जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही है, इसके कितने नुकसान हो सकते हैं वो आप हमको समझाइएगा। पर क्योंकि उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद में जानेंगे कि अनवांटेड पिल्स क्यों नहीं खानी चाहिए और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और महिलाओं की सभी समस्याओं के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर आकांक्षा स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर आकांक्षा, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम एक टॉपिक पे थे, वो थी अनवांटेड पिल्स, कितने नुकसान उसके होते हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट आजकल खाना शुरू कर दिया गया है, तो कब कब नहीं खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, वो भी ज़रा समझाइए। देखिए, डेफिनेटली अनवांटेड पिल्स तो खानी ही नहीं चाहिए, फर्स्ट तो मैं ये कहूँगी। प्लस होता क्या है कि आजकल यंगस्टर्स जस्ट नेट पे देखकर उसका प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर उसे ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो मैंने जैसा मेरी पहले डिस्कशन में बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि एक बहुत ही ड्रेडफुल कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो ऐसे केसेस में अगर हम उसको ले लेते हैं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती है, बल्कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और वो अंदर ग्रो होती रहती हैं और कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो ये डेफिनेटली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। प्लस इनको लेने से क्या होता है कि असेंडिंग इन्फेक्शन से और फ्यूचर में इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं। और डेफिनेटली कोई भी मेडिसिन अपने साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसे तो है ही नहीं कि 100% सेफ़ होगी, वो डेफिनेटली इट इज़ एसोसिएटेड विद सम साइड इफ़ेक्ट, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड एंड टेक प्रोटेक्शंस। अच्छा, इसके अलावा मैम क्या होता है कि कभी कभी एक लेडी को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, पीरियड साइकिल का पता नहीं होता, पीरियड्स की डेट का पता नहीं होता, तो मैम वो कब तक एक डेट फिक्स होती है कि आपको पता होना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद होता है कि वो जाते हैं और वो बहुत लेट हो जाता है। इसमें ऐसा है कि मैम इसके लिए आपका जो पीरियड्स की जो साइकिल है उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है। दिस इज़ नॉट कि सबके लिए एक फिक्स पैटर्न है कि 30 डेज़ पे जाना है, 35। सपोज़ एक पेशेंट है जिसकी साइकिल अगर 30 डेज़ की है और उसके वो लास्ट 6 मंथ से वो 30 डेज़ की ही चल रही है, देन डेफिनेटली उसकी साइकिल्स रेगुलर है, उसका पैटर्न 30 डेज़ का है। तो इफ़ शी इज़ मिसिंग हर पीरियड तो उसने 30 to 33 डेज़ पे जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर एक दूसरी पेशेंट है जिसकी 25 डेज़ में आती है, या फिर एक दूसरे पेशेंट है जिसकी 40 डेज़ में आती है, तो वो 40 डेज़ के अकॉर्डिंग टू योर पीरियड्स की साइकिल का क्या डेट है और लास्ट 6 मंथ तक अगर वो उसी पैटर्न में आ रही है, तो उससे अगर ऊपर पीरियड्स की डेट जाती है दैन यू डेफिनेटली गो एंड कंसल्ट डॉक्टर। अच्छा, PCOS क्या है और ये क्यों बढ़ रहा है आजकल इतना ज़्यादा? PCOS बेसिकली आई विल से इट्स नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिंड्रोम, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि बहुत कॉमन है आजकल। और अगर हम अक्रॉस द ग्लोब देखें तो हर 5 से 6 महिलाओं में से, और यंगस्टर्स में स्पेशली, हर 5 से 6 में एक को ये हो रहा है। अब ये सिर्फ ओवरी या फिर सिर्फ यूट्रस की बीमारी नहीं है। सबको लगता है कि बस इससे क्या है कि PCOS हो गया है, PCOS हो गया है तो यानी कि ओवरी में चेंजेस हो गए हैं और मेरी साइकिल्स इरेगुलर हो जाएगी। बट इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं और ओवरी पे एक्ट करते हैं। साथ में जो शुगर वाला हार्मोन होता है, दैट इज़ इंसुलिन, वो भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। इसका मेन कारण ये जो बढ़ रहा है वो है लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड एंड लेस एक्सपोजर टू दी सनलाइट। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कहीं कहीं लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है कि बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इंक्रीजिंग नाउ डेज। मैम क्या PCOS और PCOD ये दोनों एक ही है? हाँ, PCOS एंड PCOD दे आर सेम, पर जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है दैट इज़ PCOS, दैट इज़ द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर हम सिर्फ
मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की बात नहीं करते हैं, उसके अंदर जैसे कि एंड्रोजेनिक एक्सिस, जैसे कि चेहरे पे दाने हो जाना, एक्सेसिव बाल आ जाना, फिर बॉडी में वेट गेन हो जाना, हिर्सुटिज्म जो बोलते हैं, अनवांटेड हेयर्स ग्रो हो जाना एक्सेस में, और पीरियड्स की इरेगुलरिटी है। उसके साथ में अल्ट्रासाउंड फीचर्स चेंजेस, सोनोग्राफी में जो चेंजेस आते हैं और जो हमारे हार्मोन्स के लेवल्स में चेंजेस आते हैं, इन सबको मिलाकर उसे बोला जाता है PCOS। क्या ये एक प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करता है? डेफिनेटली, अगर जिनमें साइकिल्स इरेगुलर हैं, इसमें होता क्या है कि साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। जो ओव्यूलेशन, जो एक हर साइकिल, नॉर्मल साइकिल में ऐसा होता है कि एक अंडा बनता है, ओवरी से फूटता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जो ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया डिले हो जाती है, साइकिल्स रेगुलर नहीं रहती है। जब ये ओव्यूलेशन नहीं होता है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा मैम, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, गर्मियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ होती है जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? गर्मियों में आमतौर पर थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, कुछ में डिले हो जाते हैं, कुछ के अंदर ब्लीडिंग का पैटर्न बढ़ जाता है। इससे भी ज़्यादा है कि एक यूरिन इन्फेक्शन जो है, जो बहुत कॉमनली सभी पेशेंट्स को ऑन एन एवरेज हर महिला को अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो यूरिन इन्फेक्शन हुआ ही होता है। गर्मियों में बढ़ जाता है क्योंकि एकदम से गर्मियाँ बढ़ती हैं, वाटर लॉस बॉडी में से ज़्यादा होता है, वाटर इनटेक उतना अच्छा नहीं होता है। तो यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बहुत आम तौर पर देखा गया है कि इसके पेशेंट्स OPD में एकदम से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन की भी आपने बात की, पब्लिक टॉयलेट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ करना, क्योंकि जो वर्क प्लेसेस पे महिलाएं रहती है उनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके लिए ये है कि डेफिनेटली इतना प्रॉब्लमेटिक तो रहता है कि वर्क प्लेस पे टॉयलेट्स की हाइजीन उतनी मेंटेन नहीं होती है। इसके लिए है कि आप या तो खुद अपने साथ में सैनिटाइज़र की बॉटल कैरी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अपनी वर्क प्लेस के ऊपर हाइजीन के ऊपर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। पर डेफिनेटली यूरिन होल्ड नहीं करना है, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और वाटर इनटेक तो बिल्कुल भी कम नहीं। होता क्या है कि वर्क प्लेस पे प्रॉपर देयर इज़ नो प्लेस, तो लोग क्या करते हैं, यूजुअली फीमेल्स क्या करती है कि वाटर इनटेक कम कर देती है। तो दैट इज़ अ विशियस साइकिल। आप वाटर इनटेक कम करोगे, यूरिन प्रोडक्शन कम होगा, स्टेसिस होगा, दैन इट विल इंक्रीज द यूरिन इन्फेक्शन। सो अच्छा वाटर इनटेक रखिए, यूरिन हाइजीन मेंटेन रखिए, और यूरिन को होल्ड मत कीजिए, इसका ध्यान रखिए। मैम, वुमेन हाइजीन के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ गए जिसमें शायद केमिकल्स भी होते हैं, अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो सेफ़ है महिलाओं के लिए? ओवर द काउंटर दे आर नॉट सेफ बिकॉज दे आर डिस्टर्बिंग द वेजाइनल pH। यूजुअली हमारी जो वेजाइनल pH होती है वो 4.5 से 5 के बीच में होती है। अब ये pH बैलेंस को कम कर देते हैं, तो उससे जो हम नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं दैट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर वेजाइना हाइजीन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ओवर द काउंटर आप नहीं यूज़ करें, उसको आफ्टर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। गुड वे क्या हो सकता है अपनी हाइजीन को मेंटेन करने का? गुड वेज कि आप प्रॉपर कॉटन क्लोथ्स पहने, दे शुड बी एयरी, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, और साथ में जो अंडर क्लोथ्स हैं उनको बार बार चेंज करें। तो दैट इज़ द वे। एंड इतना यूरिन वगैरह जो है उसको होल्ड ना करें, ये और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं उनको कम से कम यूज़ करें। अच्छा, मुझे लगता है कि ओवरऑल वैसे तो हमने कवर किया ही है, लेकिन इसके अलावा भी कौन से जनरल स्त्री रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं? जनरल स्त्री रोग, जैसा मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल पैटर्न है उससे अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे कि मासिक धर्म के टाइम पे क्लॉट्स पास होना, वो नॉर्मली नहीं होता है। अगर वो हो रहा है तो डेफिनेटली वो है एक इंडिकेशन है कि आपको कोई स्त्री रोग हो रहा है। साथ में इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि आपको उससे अनीमिया हो रहा है, आपकी डे टू डे लाइफ का वर्क करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर इन सब की वजह से अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है और उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे लक्षण होते हैं। एक सफ़ेद जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है वो आमतौर पर देखी जाती है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली थोड़ा वाइट डिस्चार्ज सभी महिलाओं को होता है। अगर वो एक्सेस में होता है, उसमें अगर कोई स्मेल आती है, इट इज़ अगर उसके साथ में कोई इचिंग एसोसिएटेड है, देन यू कंसल्ट द। अभी आपने पीरियड्स इरेगुलर की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बड़े कंटिन्यू होते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अक्सर ये भी बीमारी देखने को मिली है कि वो परेशान है कि पीरियड्स बंद नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके अंदर दो तरीके के पैटर्न होते हैं। एक होता है कि पेशेंट को पहले स्पॉटिंग हुई, फिर पीरियड्स हुआ, फिर बंद हो गया। एक तरीका होता है कि पीरियड्स हुए फिर स्पॉटिंग हुई। तो ये यूजुअली ऐसा जो पैटर्न होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और वो काफ़ी हद तक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। दूसरा पैटर्न होता है कि जिसके अंदर हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हैवी ब्लीडिंग हुई तो वो यूजुअली स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी के साथ में एसोसिएटेड होती है, कि तो उसके अंदर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में तो यूजुअली उसमें
फाइब्रॉइड है, रसौली फाइब्रॉइड जो यूट्रस की गिठान होती है, या फिर पॉलिप जिसे हम रसौली कहते हैं, या फिर जो यूट्रस की झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है, या फिर यूट्रस में सूजन जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, ये बीमारियाँ हो सकती हैं। बट क्या ये क्योरेबल है? हाँ, डेफिनेटली दे आर क्योरेबल, एंड व्हाट ट्रीटमेंट पेशेंट वी आर प्रिस्क्राइबिंग इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट की फर्टिलिटी तो मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट बोथ आर अवेलेबल। डेफिनेटली क्योरेबल है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे आकर डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। चलिए मैम, कुछ घरेलू नुस्खों पे आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होती है कि जो पुरानी लेडीज़ थी हमारी, वो तो ऑफकोर्स डॉक्टर्स के पास नहीं जाती थी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो नहीं जाएंगी, तो वो कुछ घरेलू नुस्खे कर लेती है अगर उनको कुछ भी होता है तो, या फिर एक अलग की भ्रांति अपने दिमाग में पाल लेती हैं। क्या वो सही है और क्या बदलाव उसमें आना चाहिए? देखिए, वो जो सारे घरेलू नुस्खे होते थे बेसिकली पहले या तो इतना ऐसा होता था कि फीमेल न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर हम ओवरऑल फीमेल न्यूट्रिशन पे ध्यान दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। बेसिकली वो घरेलू नुस्खे भी फीमेल न्यूट्रिशन को ही बढ़ाते थे। सो अ बैलेंस्ड डाइट एंड हेल्दी डाइट इज़ द कोर फॉर एवरीथिंग। अच्छा, एक लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं कि कौन सा खान पान ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, ड्यूरिंग पीरियड्स भी, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कैसे आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हुए कुछ ऐसा करें कि मैम आपके पास तो नहीं आना पड़े प्लीज़। सो डेफिनेटली एक बैलेंस रूटीन होना चाहिए, एक सर्काडियन रिदम जो होती है। आजकल क्या देखा गया है कि यूजुअली एवरीबडी, सभी जने रात को लेट तक जग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसकी सर्काडियन रिदम के साथ में नहीं जाता है। तो एक है कि आपको टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, 8 घंटे की स्लीप पूरे दिन में होनी चाहिए। उसके साथ में आपके प्रॉपर मील्स होने चाहिए, उसके अंदर 3 मेजर मील 3 माइनर मील्स होने चाहिए। आपके मील के अंदर भी पोर्शन फिक्स होना चाहिए कि आपका जो पूरी एक थाली है, इंडियन थाली, उसमें 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 8% उसके अंदर फैट्स होने चाहिए, और उसके साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसा नहीं है कि दाल खा रहे हैं तो सिर्फ दाल ही खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं तो सिर्फ सब्जियां ही खा रहे हैं, सब कुछ होना चाहिए। और घी है, जैसे कि आजकल होता है ना कि सब ऑलिव ऑयल की तरफ चले गए, ब्रांड ऑयल की तरफ चले गए, एक लेवल तक 1 टीस्पून ऑफ घी अगर डेली रूटीन में चाहिए तो वो लेना है। वो ऐसा नहीं है, आप देखिए जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, वॉटेवर। आप जैसे बच्चे हैं चीज़ वगैरह खा रहे हैं तो चीज़ इज़ ऑल्सो फैट, पर अपना घी जो है वो अनप्रोसेस्ड है, दैट इज़ प्रोसेस्ड फैट। तो ये है, और साथ में हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल मिनिमम 15 ग्लासेस ऑफ वाटर तो सभी को दिन में पीना ही चाहिए। अच्छा, जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो मुझे लगता है कि अक्सर जो आपके पेशेंट्स आते होंगे आपको रिक्वेस्ट करते होंगे, बोलते होंगे कि मैम कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि लड़का पैदा हो जाए। कितनी बार सुनने को मिला है? ये टोटली मिथ है, और ये बेसिकली तो इतना क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे इतना ये सब चीज़ें हो सके, तो ये मिथ छोड़ देनी चाहिए। एंड ये सब चीज़ें पहले ज़्यादा पूछी जाती थी जब लिटरेसी नहीं थी। विद द ग्रोइंग ऑफ लिटरेसी एंड परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इंक्रीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें अब डिक्रीज़ हो रही हैं। अच्छा, उसके अलावा मैम जब बेबी बर्थ हो जाता है तो उसके बाद जो सारा फोकस होता है उस बच्चे पे चला जाता है, मदर लगता है कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस हो जाती है अपने फूड साइकिल को लेकर के भी। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन। और ऐसा होता है कि जैसे ही इतना डिलीवरी हुई तो सबका जो फोकस होता है वो बच्चे पे चला गया, मदर बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाती है, और उसी वजह से पोस्टपार्टम ब्लूज़ करके और थोड़ा बहुत डिप्रेशन करके जो मदर्स में होता है, तो आपने देखा होगा जो न्यू मॉम्स होती हैं वो चिड़चिड़ी सी होती हैं, लो फील करती हैं, तो उस टाइम उनको प्रॉपर केयर और एक अच्छी फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। उसे ये फील कराना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, और प्रॉपर स्लीप दें, प्रॉपर मील्स दें। एक मैम को एक हेल्थ टिप मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी भी अभी फीमेल व्यूअर्स आपको देख रही हैं उनके लिए। आज का तो हेल्थ टिप यही है कि एक बैलेंस अपने आप के लिए दिन के, मतलब सभी लेडीज़ को, हम घर के सारे कामों में लगे रहते हैं, 30 मिनट्स दिन के लेडीज़ को अपने लिए निकालने चाहिए, जिसके अंदर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, उसके अंदर योगा करें, एरोबिक्स करें, जो भी, पर 30 मिनट्स यू कीप फॉर योर सेल्फ एंड प्रॉपर हाइड्रेशन एंड बैलेंस डाइट लें। सबका ध्यान रखें पर साथ में अपना भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकांक्षा। तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रही हैं लेकिन सवाल आपके पास बहुत सारे थे, तो हम खुद आपके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास में आए हैं, और ये वो तमाम हमने कॉमन सवाल किए हैं जो शायद उनके जवाब मिलना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।